हेलो गाइस, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी इस लर्निंग सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से ना बहुत इम्पोर्टेंट और एक स्पेशल फैक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या आप सभी को पता है हमारे शहरों के नाम के पीछे क्या कहानियाँ हैं, और जबकि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबको पता होना चाहिए जिस शहर में जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसका ये नाम क्यों पड़ा। तो आज मैं बात करूंगी हमारे भारत के दक्षिणी छोर पर बसे शहर कन्याकुमारी के बारे में, जहां का नाश्ता अप्पम हम सब बहुत चाव से खाते हैं। क्या आपको पता है गाइस, हमारे बनाना चिप्स जो हम सब लाइक करते हैं वो कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर वो बनाना चिप्स भी हमारे कन्याकुमारी से ही आते हैं। तो आपको बताऊँ, वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, स्टोरीज़ हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए या हमने सुनी भी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए, सिर्फ एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी, ताकि हम भी कह सकें हाँ इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में रहते हैं, इनके बारे में जानकारी है। तो आपको बताऊँ, कन्या का मतलब होता है लड़की और कुमारी का मतलब होता है अविवाहित, यानी कि ऐसी लड़की जो आपकी अनमैरिड हो, जिसकी शादी ना हुई हो। तो शिव पुराण के अनुसार एक कथा है जो ये कहती है कि कुछ वर्षों पहले बानासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसकी मृत्यु एक कुंवारी कन्या के हाथों होगी, नहीं तो वह अमर है। तो उस समय जब बानासुर राक्षस के प्रकोप बढ़ रहा था हमारे भारत पर, तो भारत में हमारे भरत नाम के राजा का राज हुआ करता था। उनकी एक कन्या और 8 पुत्र थे। एक कन्या और 8 पुत्र थे। जब भरत राजा बीमार होने लगे, आयु का प्रभाव पड़ने लगा, बुजुर्ग हुए, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटा। 9 बराबर हिस्सों में बांटा अपने पुत्र और पुत्रियों के बीच में भी, और जिसमें से दक्षिणी छोर का साउथ पार्ट जो है, जो आज कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, वो उनकी पुत्री कुमारी के हाथ में आया। उनकी पुत्री का नाम था कुमारी। उस कुमारी ने उस दक्षिणी छोर की बहुत अच्छे से रक्षा की, उसकी समृद्धि के लिए बहुत सारे प्रयास किए और बहुत अच्छे तरीके से शासन किया। फिर जब वो अपना राज चला रही थी तो उन्हें भगवान शिव से प्रेम हो जाता है। तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या उन्होंने भी की, और भगवान शिव से कठोर तपस्या करके उन्होंने उनसे विवाह का आश्वासन प्राप्त किया। तो जैसे ही भगवान शिव ने उन्हें विवाह का आश्वासन दिया, वो अपने महल वापिस आकर तैयार होके दुल्हन का रूप धारण करके साजो श्रृंगार करके अपनी शादी, अपने विवाह की तैयारियों में लग जाती है। उधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव भी बारात लेकर चल पड़ते हैं अपने नंदी ग्वालों के साथ, अपने सभी सखाओं के साथ। तो इतने में ही नारद मुनि को एहसास होता है कि ये कन्या जिसका विवाह होने जा रहा है भगवान शिव से, कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो परम आदि शक्ति का ही रूप है, जिसका जन्म बानासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए हुआ है। उस बानासुर ने देवताओं तक को भी परेशान कर रखा था। तो अब नारद मुनि ने ये सारा वृत्तांत देवता गणों से शेयर किया, उनको बताया कि भाई ये विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बानासुर को तो वरदान प्राप्त है कि ये तो क्या होगा कि इसकी मृत्यु तो सिर्फ एक कुंवारी कन्या से होनी है, और वो कुंवारी कन्या हमारी यही आदि शक्ति का रूप कन्या जो भरत की पुत्री है। अच्छा, तो इतने में अब सबने योजना बनाई कि भगवान शिव की बारात को कैसे रोका जाए, उनका विवाह कैसे रोका जाए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सामने से जाकर भगवान शिव से बात करे और उन्हें कहे कि विवाह ना करो। भगवान शिव के प्रकोप से कौन बचाएगा भाई। तो नारद मुनि ने सभी देवताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जैसे ही भगवान शिव कैलाश से अपनी बारात लेकर निकले हुए थे रात के समय में, तो उन्होंने, नारद मुनि ने देवताओं के साथ मिलकर रात में ही मुर्गे की आवाज़ निकालकर सुबह होने का
संकेत दे दिया कि आपकी सुबह हो गई है, क्योंकि उस समय में मुर्गे की नाद से ही, मुर्गे की आवाज़ से ही जाना जाता था कि हमारा भोर काल हो गया है, सुबह हो गई है। तो उन्होंने यही किया कि रात के समय में ही मुर्गे की नाद दे डाली, जिससे कि सभी भगवान शिव को भी और उनके सभी बारातियों को लगा कि ये तो सुबह हो गई है, यानी कि बारात विवाह का शुभ मुहूर्त जो है वो निकल गया। तो इस बात से परेशान होकर भगवान शिव अपनी बारात वापिस कैलाश पर ले जाते हैं और हमारे उधर कन्या जो है वो वहाँ पर हमारी जो अविवाहित रह जाती है। कुमारी क्या हो गई, अब अविवाहित रह गई। इतने में उस कुमारी की खूबसूरती का और विवाह टूटने की खबर जो है वो पूरे राज्य में फैल जाती है और बानासुर नामक राक्षस को भी ये बात पता चलती है और बानासुर उनकी खूबसूरती से इतना प्रभावित होता है कि उनको विवाह करने का संकेत दे डालता है, विवाह करने की प्रस्ताव दे डालता है। तो जैसे ही कुमारी को विवाह का प्रस्ताव मिला बानासुर से, तो वो एकदम क्रोधित हुई। वो तो पहले ही अपने भगवान शिव से विवाह टूटने के गम में थी और बानासुर का विवाह का प्रस्ताव पाते ही वो और ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने उस प्रस्ताव के बदले बानासुर को युद्ध की चुनौती दे डाली। तो भाई कुमारी तो वैसे ही आदिशक्ति का रूप थी, तो उन्होंने उस युद्ध में बानासुर राक्षस की हत्या करके पूरे राज्य को उसके प्रकोप से बचाया। और तभी से, क्योंकि एक कन्या के कुंवारी अविवाहित अवस्था में उससे बानासुर नामक राक्षस की मृत्यु हुई और वो दक्षिणी छोर पर ही हुई। इसीलिए आज की डेट में भी हमारे भारत स्टेट का वो राज्य दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे भी लगा ये दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर होनी चाहिए। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर एक, चाहे हम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, कहीं के भी हो, हर एक भारतीय नागरिक को पता होनी जरूरी है। तो गाइज फटाफट से सभी चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। नेक्स्ट लर्निंग सीरीज के एपिसोड 3 में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी एक ऐसे ही हिडन फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।